मेरे साथ डॉक्टर महेश वर्मा है, राजस्थान से। हमारे समाज के बड़े ही वरिष्ठ प्रोफेसर भी कह सकते हैं और पत्रकार भी हैं। आप डॉक्टर हैं महेश वर्मा जी। पहले तो आपका स्वागत है समता आवाज टीवी की इस लाइव पेशकश में। शुभकामनाएं, धन्यवाद सर, और जय भीम सभी दर्शकों को, आपके तमाम दर्शकों को। जी जय भीम। वर्मा जी, जय भीम सर। आप भी डेमोक्रेटिक भारत के नाम से एक चैनल का संचालन कर रहे हैं और आज का जो मुद्दा है, जैसा कि हमारी पहले भी चर्चा हुई थी, कि जो SC ST जो रिजर्वेशन है उसके वर्गीकरण को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बयान आए हैं, 6 जजों की बेंच में से एक जज जो 7 जजों की बेंच में एक जज बेला द्विवेदी है या त्रिवेदी है, उन्होंने कहा है कि 2004 में जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक था, हमें इसमें छेड़छाड़ करने का कोई मतलब अधिकार नहीं है। लेकिन बाकी के जजों ने कहा है कि राज्य सरकार चाहे तो इसमें तब्दीलियां कर सकती हैं। जी पब्लिक आवाज टीवी से जय भीम आया है, आप सभी दर्शकों की तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। तो वर्मा जी, इस पर क्या कहना है? 2004 में भी इस मामले ने तूल पकड़ा था, उस समय भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, जबकि जो लॉ है भारत के अंदर, जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से आती है। तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस मामले में, जिसमें कि मांगा ही नहीं जा रहा है, कहां तक आप इसको तर्कपूर्ण मान रहे हैं? मेरे पीछे स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूं, हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, खासकर प्रोफेसर रतनलाल अपने कल के बयान में कहते हैं, उन्होंने कल जो वीडियो लगाई है वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तथ्यों पर नहीं है। जी वो कहीं ना कहीं भावनाओं पर आधारित है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, आपने आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आप और हमारे समाज को एक अस्मिता और स्वाभिमान के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है 7 जजों की बेंच का, जिसमें से 6-1 का निर्णय आया है, और जो जज है, महिला जज है, उनका नाम मैं आपको बता दूं, जस्टिस वेला त्रिवेदी हैं। हमारे दर्शक साहब जी चलिए तो उन्होंने इसका कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है वो पूरी तौर पर ये गैर संवैधानिक है। उसकी वजह यह है कि आरक्षण का जो बुनियादी अधिकार, जिसकी बात हम कहें 341 जो है, अनुच्छेद 341 के भाग 1 और 2 के तहत, इसमें जो हस्तक्षेप का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति के तहत वो संसद इस पे तब्दीलियां कर सकती है। लेकिन 6-1 की बेंच ने, जिसमें चंद्रचूड़ जी मैं दर्शकों से बिल्कुल मैं लगातार बात कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप तकनीकी उससे भी आप जुड़े हुए हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो पूरा जो कल का जो मामला आया वो अपने आप में गैर संवैधानिक इसलिए है क्योंकि ये बात आज से नहीं उठ रही, ये लगातार उठाई जा रही है कि जो खासतौर पे दलित और आदिवासी है उनके आरक्षण को कोटे में और कोटा किया जाए, यानी कि वर्गीकरण किया जाए, कैटेगरी किया जाए, जिससे कि जो दलित समाज में, आदिवासी समाज में कुछ जातियां कुछ पढ़ लिखकर थोड़ा सा आगे आई हैं, उनको क्यों ना पीछे धकेल दिया जाए। लेकिन ये तो 70-75 साल बाद के इस संघर्ष में अगर दलित समुदाय से, आदिवासी समुदाय से कोई जाति पढ़ लिख कर संघर्ष कर और जाति की इतनी विडंबनाओं के बावजूद वो पढ़ लिख कर एक मुख्य धारा में आने का प्रयास कर रही है, और इस सवर्णवाद ब्राह्मणवाद का जो पुरोधा है, पूरा जो तंत्र है, वो आज भी नहीं चाहता कि वो इनको आरक्षण क्यों मिले, जबकि EWS वो 3 दिन में लागू कर देते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि
ये जो निर्णय जो कल दिया है, वो निर्णय इन्होंने कहा है कि राज्य सरकारों को अब ये अधिकार है राज्य सरकारों को कि इस पे वो वर्गीकरण करें। यानी कि अब राज्य सरकार, वहां की राजनीतिक पार्टियां, वह अब अपने आधार पर अपने 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 ताकत से किसी भी तरह से आरक्षण में छेड़छाड़ कर सकते हैं। उस पर किसको हटाना है, किसको कम करना है, किसकी वो इसमें अभी मैं इसमें इसमें आपको बताऊं जी वर्मा जी, इसमें एक सवाल निकल कर ये आ रहा है कि जो तबका, चाहे वो SC या ST के अंदर है, जो जो निम्न रह गया है, कहीं ना कहीं जी अगर जी उसको ऊपर उठाने की बात आ रही है तो इसमें दिक्कत कहां पर है? नहीं नहीं, दिक्कत कहीं नहीं है। नहीं, एक्चुअली ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 70-75 सालों के अंदर आपने आरक्षण ही पूरी तरह से नहीं दिया। अभी आप जी लगातार एक शब्द सुनते हैं, बैकलॉग की बात सुनते हैं। बिल्कुल। आपने बैकलॉग ही नहीं भरे। जी आज लगातार हमारे प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, चिंतक, हमारे नेता, तमाम लोग कह रहे हैं कि आपके विश्वविद्यालयों में, आपके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, निचली अदालतों में, आपके ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आपके समाज के जो दलित आदिवासी समाज के लोग हैं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आप उनको बाबू बना देंगे, सेकंड ग्रेड का कोई अधिकारी बना देंगे, उससे जी आपके आरक्षण का जो मुख्य ताकत है वो नहीं पहुंच पाएगी। अब आप कह रहे हैं कि जो निचले स्तर का जो गरीब है, दलितों में भी और जो सबसे निचले स्तर का है, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहा। मैं मानता हूं उस बात का, वो लाभ नहीं ले पा रहा। उसकी वजह आरक्षण नहीं है, उसकी वजह है कि वो बुनियादी तौर पर या आर्थिक तौर पर सशक्त नहीं हुआ। अब जी आप अपना अपना इतिहास बताएं मंतानी जी। आपके माँ बाप और मेरे माँ बाप मजदूरी करते थे, जी जिनको 2 जून की रोटी भी समय पर नहीं थी, लेकिन उन्होंने आपको और हमको पढ़ाया। हमारे पिताजी पढ़े, आपके पिताजी पढ़े। उनके अंदर एक स्वाभिमान था, एक सम्मान था कि कैसे भी करके नौकरी पानी है और अपने छत पर अपने घर पर एक छत, मतलब मकान होगा, शहर में जी होगा, तो हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। तो ये ताकत कहां से आई थी? संविधान से। और ये जी ताकत कहां से आई थी? आरक्षण से। और मैं आपको बताऊं, संविधान सभा में बाबा साहब ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया था कि अगर यह अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया तो राज्य सरकार अपनी ताकत से वो जिसकी भी सरकार बनेगी, किसी छीन कांग्रेस की बनेगी तो लेंगे। कांग्रेस अपने हिसाब से आरक्षण को कम कर देगी, बीजेपी की जी बनेगी तो बीजेपी थोड़ा कम कर देगी, या किसी और की बनेगी वो बढ़ा देगी। तो ये जो वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण या ये आर्टिकल 341 की उपधारा 1 और 2 में साफ उल्लेख है कि राष्ट्रपति ही इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। राष्ट्रपति, संसद, और संसद को यह अधिकार है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति अगर कोई हस्तक्षेप करते हैं तो वो गवर्नर को लिखते हैं। गवर्नर इसमें नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि इसमें कुछ हस्तक्षेप करना है, फिर वो राष्ट्रपति को लिखते हैं। तो ये प्रक्रिया राज्य सरकारों को ना देकर राष्ट्रपति और संसद के बीच की है। अगर राज्य सरकारों को दे दी जाती तो आप मान के चलिए, आज यूपी के अंदर आज बीजेपी की और योगी की सरकार है, तो आज वो आपको देखते वो नहीं सुहाते, तो आपकी और हमारे जी जो आरक्षण की उसकी स्थिति क्या होती? बिल्कुल। जो 15.5% केंद्र में जो दलितों को आरक्षण मिला हो रहा है, 7.5% आदिवासियों का आरक्षण है, वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहा। सवाल यह जी है, अभी आपने देखा होगा कि जब सपा की सरकार थी, उसमें जो पदोन्नति आरक्षण को लेकर सपा ने किस तरह से पुरजोर विरोध किया। अभी आप देखिए, सबसे बड़ा सवाल, ये सपा सरकार पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी और बड़ा आंदोलन किया, या उसमें चुनाव में गए और उसका उनको सफलता मिली। दलितों ने बढ़ चढ़कर वोट किया, और अब धर्मेंद्र जो यादव है, आजमगढ़ के सांसद हैं सपा के, उनका जो बयान है लगातार वायरल हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हाँ, हम तो पहले से मांग कर रहे थे कि जो दलित और आदिवासियों को जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण होना चाहिए। जी यानी कि क्रीमी लेयर हो, वर्गीकरण हो, उसमें कैटेगराइज बने, कैटेगरी बने। तो बड़ा सवाल ये है कि आपकी मंशा क्या है? ये और सवर्णवाद, ब्राह्मणवाद कभी नहीं चाहता कि आपकी उन्नति हो। जी, चर्चा को आगे रखेंगे। मेरे साथ लगभग सैकड़ों की संख्या में दर्शक जुड़े, मैं उनको एक बार धन्यवाद कर दूं जी और सर। एक अपील भी कर दें कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वो ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर बहुत कम लोग चर्चा कर रहे हैं। और खासकर जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि पीडीए,
मतलब जो सरकार एक हाथ में बाबा साहब की फोटो और दूसरे हाथ में संविधान को लेकर सड़कों पर पूरा विपक्ष उतरा था जिस तरह से, और दलितों ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर इनको वोट दिया, और कहीं जी ना कहीं एक मजबूत और सशक्त विपक्ष जो निकल कर आया है। लेकिन वही ढाक के तीन पात, जैसे ही ये सत्ता में आए हैं, सैकड़ों की संख्या में सांसद आए हैं लोकसभा में जीतकर, उन सब के मुंह पर चुप्पी है। इक्का दुक्का सांसद चंद्रशेखर को ले लें, या राजस्थान से सांसद बने हैं राव करके, 2-3 सांसद हैं जो मुखर होकर अपनी आवाजों को उठा रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं जिस तरीके जी से समाज ने आशा की थी। हमारे साथ पब्लिक आवाज टीवी लाइव जुड़े हैं, एसबी लाइव जी से जी शिवजी जुड़ी हैं, शर्मा जी साहब जुड़े हैं, जितेंद्र जी कुमार जुड़े हैं, सोनू एन जुड़े हैं, भीम आर्मी एएसपी जुड़े हैं, अर्जुन सिंह जाटव जी जुड़े हैं, गौतम जी जुड़े हैं, इंडियन किसान जुड़े हैं, जितेंद्र कुमार जुड़े हैं, विकास गौतम जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लगातार कमेंट कर कर हमको अपना समर्थन दे रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। धन्यवाद आपका वर्मा जी। अब इसमें निकल जी कर क्या आ रहा है मामला, कि जैसा कि धर्मेंद्र यादव ने खुलकर कहा है कि हम चाहते हैं इसका वर्गीकरण वर्गीकरण हो। हो, लेकिन हाँ वर्गीकरण के फायदे नहीं गिना पा रहा है कोई भी, क्योंकि वर्गीकरण तो होना चाहिए, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, हम्म क्योंकि अगर कोई समाज नीचा रह गया है तो उसके अनुपात में उसको रिजर्वेशन मिल जाए। लेकिन जी क्या वर्गीकरण होने के बाद भी वो अपना विकास कर पाएंगे? क्या उन नहीं, तक बड़ी जन जागरण बड़ी पहुंच बात है पाएगा? कि मनोज भाई, एक्चुअली बात वर्गीकरण की नहीं है, बात यह है कि सबसे पहले तो उसका उत्थान ही नहीं हो पाया। मान जी लीजिए आप गैर चमार की जातियों को अगर आप देखें, जिसमें जी से कई ऐसी जातियां हैं जिसमें वाल्मीकि है। वाल्मीकि समाज तो फिर भी शहर में रहता है, वो तो पढ़ लिख जी गया, सब सवाई के गांव में है, वो तो फिर भी एम्पावर है, वो जानता समझता है। लेकिन कई ऐसी जातियां हैं दलितों में जो दूर दूर तक उसकी स्थिति आज भी दयनीय है, वो जी गरीब है, बिल्कुल वंचित है। अब आप समझिए, जो जिसका बच्चा 5वीं क्लास तक नहीं पढ़ा और उसको जी आप कलेक्टर बनाने के लिए आरक्षण दे देते हो, बिल्कुल। कह दो कि भाई यूपीएससी में आपको आरक्षण चाहिए, कॉलेज के लिए आपको आरक्षण है, आपको विश्वविद्यालय में जाने के लिए आरक्षण है। जब आप उसकी बुनियादी चीज जो जरूरतों को रोटी नहीं कपड़ा करें। मकान है, रोटी जी कपड़ा मकान की ही उसकी बुनियाद नहीं हो पाई, ये काम तो सरकार का था, जी ये काम आरक्षण का नहीं था। वर्मा जी, पिछले सरकार दिनों आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन या गरीबी दूर करने का काम नहीं है कि जी जैसे नरेगा है या तमाम योजनाएं चलती हैं कि आपको रोजगार दे जाए, रोजगार जी देकर आप अपना आर्थिक उत्थान करें। यानी कि आपने कहा कि जो छूट गए हैं वर्गीकरण होना चाहिए, मैं कह रहा हूं वर्गीकरण उस दिन होना चाहिए जिस दिन सही मायने में आरक्षण का सही बंटवारा हो, आरक्षण सही तरह से लागू हो, और बैकलॉग पूरी तरह से भरे जाए, पदोन्नति की आरक्षण की पदोन्नति लागू हो। मैं आपको बताऊं, अभी दिल्ली में विश्वविद्यालय में तमाम पोस्टें भरी जा रही हैं लगातार, जी उसमें रोस्टर अभी कुछ दिन रोस्टर पहले लगाना आपने लागू है। एक शब्द आपने सुना था, नॉट सुटेबल। बिल्कुल नॉट सुटेबल आपने सुना, नॉट जी अवेलेबल। तो ये क्या बिल्कुल था? यानी कि अगर महेश वर्मा जो मीडिया से पीएचडी है, डॉक्टरेट है, वो इंटरव्यू जी देने जाता है, वो नॉट सुटेबल है उनकी नॉट नजर में, सुटेबल। ये जी है ना? तो ये चीजें हैं कि ये इसकी उनकी मंशा नहीं है, इसीलिए कि आपको पहले तो अपनी मंशाओं बदलनी पड़ेगी। जो जो आरक्षण की बुनियाद पर जो विशेष अधिकार इस समुदाय को मिला, इस पूरे वर्ग को मिला, आदिवासी को और दलितों को, वो विशेष अधिकार आरक्षण की बुनियाद पर मिला, संविधान की बुनियाद पर मिला। और ये चाह रहे हैं कि हम 7 जजों की बेंच बैठाकर, जबकि 5 जजों की बेंच ने 2004 में इस निर्णय को बदला था, और जी पंजाब हाईकोर्ट और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस निर्णय की मुखालफत की थी। आप सोचें, जी और आज 7 जजों की बेंच बैठकर आप इस निर्णय को कहते हैं कि नहीं, ये निर्णय राज्य सरकारों को सौंपा जाता है कि राज्य सरकार अब तय करेगी कि अब इस पूरे आरक्षण के अंदर वर्गीकरण किया जाए, कैटेगरी बनाई जाए कि ये सारी जातियां हैं दलितों की, ये आदिवासियों की है। अब इसमें जो जाति जो सशक्त हो गई है उसको उसको आप कम आरक्षण दीजिए, और जो जाति बिल्कुल जो निम्न है, जो बहुत वंचित है, उसको आरक्षण ज्यादा मिलना चाहिए।
अरे मिलना चाहिए, लेकिन उसको अब उत्थान तो करो। जी, मैं भी ये पिछले दिनों मेरा राजस्थान का टूर था, तो जी राजस्थान में मुझे लोगों ने बताया कि लगभग कई लाख स्कूल बंद कर दिए गए प्राइमरी। जी यही हाल उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। अरे जी भाई, आप आरक्षण तो दे रहे हैं उन्नति के लिए, लेकिन जी उन जातियों के लिए क्या आप व्यवस्था बना पा रहे हैं जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो? क्या आप शिक्षा के मैं लिए प्रेरित कर रहे हैं? क्या जन जागरण आपका है? उस पर भी सवाल उठने चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, सरकारें कभी नहीं चाहती, राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं चाहती कि जाति जो वर्ग है, दलित वर्ग है, इनका उत्थान जी, हो। वो चाहते हैं जी, कि कैसे भी करके उनको बहला फुसला के इनसे वोट लिया जाए, और वोट जी, लेने के बाद में धर्मेंद्र यादव की तरह बयान दिया जाए। बिल्कुल, अखिलेश यादव के बयान ऐसा ही आएगा। अब से बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। राजस्थान के स्कूलों की आपने बात करी, ये पूरे जी, भारत की स्थिति ऐसी है सरकारी स्कूलों की। चंद्रशेखर आजाद की मैं इसमें वकालत करता हूं कि उसने बड़े फक्र से कहा कि सरकारी अधिकारियों के बच्चे और नेताओं के बच्चे जब तक सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक जी, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, और इस सरकारी जो बिल्कुल, शिक्षा के नाम पर जो बिल्कुल। बाजारीकरण है वो दूर रही होगा। मेरा और आपका बच्चा जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, मैं जानता हूं कि मैं अपने बच्चों की फीस कैसे निकाल पाता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार, पैसे वाला पत्रकार नहीं हूं। अब बिल्कुल। आप सोचिए, एक राजस्थान एक बहुत बड़ी खबर है जिस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, और जी, तमाम दर्शकों को भी मैं कहूं कि उस पर आप नजर दौड़ाएं। राजस्थान ने पिछले 8-9 दिनों से चौमासे में, बरसात में, जी। वाल्मीकि समाज, वो वाल्मीकि समाज से जो सफाई कर्मचारी हैं, हड़ताल पर हैं। वाल्मीकि समाज के। आप गूगल करें, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। गंदगी का ढेर लगा पड़ा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बाजार हो, कोई भी जगह हो, चाहे किस बस मुद्दे अड्डा पर? हो। किस मुद्दे पर? हाँ, बता रहा हूं, उसका मुद्दा जी, यह है कि अंतानी भाई, जब ये उनकी मांग यह है कि सरकार ने सफाई कर्मचारी के तौर पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी। जी। उस भर्ती में पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने 40,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की थी। और जब सभी सरकारी कैटेगरी के। कर्मचारियों की भर्ती होती है तो उसमें उसमें ओबीसी भी जाता है, उसमें आदिवासी भी भरेगा, उसमें सभी जनरल भी सभी भरेगा, कैटेगरी। उसमें एससी भी भरेगा। जी, यानी सरकारी नौकरी भरने के लिए तो सबने आवेदन कर दिया और उसमें नौकरी पा ली। लेकिन जी, जब सफाई करने की बात आई, जी। जब असली सफाई मामला करने की तो यहाँ बात आई, जमा है जब ना। नाली में, गटर में, इतने की बात आई। सड़कों पे सफाई करने की बात आई, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज, जिसे मेहतर हम्म। समाज कहते हैं पंजाब में, जी, वो समाज ही सफाई कर रहा है। एक बस में बड़ा सवाल और यह है कि जितने भी जो सफाई कर्मचारी जो गैर दलित और गैर वाल्मीकि लगे, वो सारे लोग, जिसमें चाहे वो गुर्जर समाज, राजपूत समाज हो, मीणा समाज हो, यादव समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, और अन्य समाज के जो गैर वाल्मीकि है, हम्म। वो ज्यादातर अफसरों के घर पर फाइलिंग कर रहे हैं, फाइल का काम कर रहे हैं। खाने अफसरों के पकाने। घर में बाग बगीचे को देख रहे हैं, उनकी गाड़ियों को चला रहे हैं। किसी कलेक्टर, किसी अफसर के अधिकारी के घर में वहां पर वो मौज ले रहे हैं, या वो कहीं उन्होंने 1,000-2,000 रुपए देकर किसी वाल्मीकि समाज के युवा को महीने पर रख रखा है कि भैया मेरी तो सरकारी नौकरी है, आप ऐसा करो भाई, तू सफाई कर दिया कर। ऐसा हम्म। खुलेआम चल रहा है। तो मैंने खुद ने नगर इस पर निगम तो के आज आयुक्त से सवाल किया। इस पर तो अब कभी कोई सवाल चर्चा हुई नहीं आज तक। नहीं, सवाल पूछे रात को भी जाते हैं शायद। संसद में भी इस पे आवाज उठी है, विधानसभा में इस पे आवाज उठी है, अफसरों से भी आवाज उठाई गई, लेकिन सब के सब मिले हुए हैं। जब आप सोचे बिल्कुल। कि जब अब अफसरों के भाई बंधु, चाचा ताऊ, जब गैर वाल्मीकि समाज के लोग सरकारी नौकरी पालेंगे सफाई कर्मचारी के तौर पर, सफाई जी, उन्हें करनी नहीं है। कोई बिल्कुल। ट्रैक्टर चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई अफसर की गाड़ी चला रहा है, कोई बाग बगीचा देख रहा है, और जी, वो जी, जी। कोई 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 पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अपनी अपनी और आगे की तैयारी कर रहा है, और और जो सफाई कर रहा है वो सिर्फ वाल्मीकि समाज का कर रहा है। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये भी आता है मनोज भाई, कि जी, जब संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज का ही व्यक्ति आवेदन करता है और उनकी भर्ती होती है। क्यों? जी, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है टुकड़े के बराबर, यानी कि चंद टुकड़े।
अब आप समझिए कि गटर कौन साफ कर रहा है, शिविर कौन साफ कर रहा है, शिविरों में मर कौन रहा है। तो ये सवाल ये है, ये इनके, मैंने इस पे कल वीडियो बनाया कि जी जी वाल्मीकि समाज कब अपने स्वाभिमान, अस्मिता और सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। आज शहर, गली, मोहल्ले, अस्पताल सड़ रहे हैं। ये वो वाल्मीकि समाज है जिसने कोरोना के दौर में अस्पताल में मुर्दों के लाश उठाई, सफाई करी, अपनी जान जोखिम में डालकर। और आज ये सरकारें, तमाम अफसर अधिकारी अपने चाचा ताऊ, अपने भाई बंधुओं को सिर्फ सेट करने के लिए उन्होंने सफाई कर्मचारी बना दिया, और वह नहीं चाहते कि उनके चाचा ताऊ, उनके या भाई बंधु सड़कों की सफाई करें। तो राजस्थान में ये मांग उठ रही है कि जो सफाई नहीं करता उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो अफसर, अधिकारी, नेता इस पे संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरी तरह से एक बड़ा आंदोलन चल रहा है 8-10 दिन का। लेकिन मुझे कहते हुए भी बड़ा अफसोस होता है कि वाल्मीकि समाज बहुत भोला समाज है और गरीब समाज है, बहुत बड़ा शिक्षित समाज नहीं है ज्यादा। वह इन सरकारों की, इन नेताओं की, इन अफसरों की मीठी मीठी बातों पर पहले भी आया है और अब भी आ जाएगा। तो ये सवाल अब आप पूछे कि जब 100% आरक्षण सफाई के नाम पर हजारों सालों से वाल्मीकि समाज कर रहा था, जब सरकारी नौकरी नहीं थी, तो जब सरकारी नौकरी अगर देनी है सफाई में, तो मैं कह रहा हूं 100% वाल्मीकि को क्यों नहीं दे रहे आप? बिल्कुल। मेरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे बताइए? जाहिर बात है ना। अगर मैं फिर भी कह रहा हूं, कल मैंने वीडियो बनाया, अगर आपको इतना ही करना है तो 80%, कम से कम 80% वाल्मीकि समाज को दो, और 20% गैर दलित, गैर वाल्मीकि को दो, जिसमें भी उसमें वो दलित ही होने चाहिए, गैर दलित नहीं, क्योंकि इसी से उनका उत्थान होगा साहब। अब आप सोचिए कि सरकारी नौकरी तो आपने किसी मीणे के चाचा ताऊ, गुजर के, जाट के, हीर के, यादव के, बनिए के, बामण के, तमाम लोगों ने ले ली। बिल्कुल। लेकिन कोई सफाई नहीं कर रहा जी। ये जातियां नाम मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि जातियों का जब आप लिस्ट देखेंगे कि कौन, फलाचंद रामचंद्र शर्मा, बिल्कुल, शर्मा जी सफाई कर्मचारी, काम क्या कर रहे हैं? सब अफसर के घर बैठे हुए हैं, किसी अफसर, किसी कार्यालय में बाबू की चपड़ासीगिरी कर रहे हैं। अब आप, ये बड़ा सवाल मैं यही आपसे कह रहा हूं कि जब आरक्षण की सही मायने में व्याख्या होती है तो ये सवाल निकल कर आते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, ये अपने आप में एक 2 अप्रैल की तरह इसको पलटा जाएगा, एक बड़ा आंदोलन होगा, और सुप्रीम कोर्ट को ये अपने आप में एक बड़ा इस मुगालते में ना रहे कि सुप्रीम कोर्ट इस देश की सुप्रीम है, जो निर्णय देती है वो पूरी तरह से सही है। सुप्रीम कोर्ट, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसको 2 अप्रैल के आंदोलन के अंदर पलट दिया गया था SC/ST एक्ट के तहत। जी वर्मा जी, एक छोटा सा उदाहरण मैं, क्योंकि दर्शक लगातार बने हुए हैं और अपना जो कमेंट है वो कर रहे हैं, और बाकायदा एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया है जो हमारी चर्चा के खिलाफ हो या चर्चा के विरोध में हो। जी जी जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर ये देना चाहूंगा कि मेरे पापा जी गांव में रहते थे, उनकी ड्यूटी लगी, वो दिल्ली में आके प्रोफेसर बन गए जी, टीचर, एज ए टीचर उन्होंने दिल्ली में सरकारी नौकरी अपनी ज्वाइन। जी जी जी। उसके बाद वो अपना एक मकान ले लेते हैं किस्तों पर जी। 4 बच्चे वो पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। हाँ, बाबा साहब की नौकरी की वजह से कोठी भी बना लेते हैं अपनी एक। लेकिन क्या इससे जो उनको सैलरी मिल रही है वो हर महीने खर्च हो रही है? जी, खर्च हो रही है ना। तो वो अमीर कहाँ हो गए? वो क्रीमी लेयर में कैसे आ गए? क्रीमी लेयर में तो वो लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की जमीनें, जायदादें, जो धंधा सेठ बने हुए हैं, वो क्रीमी लेयर में है, जो नहीं रही है। मेरी और आपकी, मतलब हमारे समाज का कोई IAS ऑफिसर बन गया तो क्या वो अरबपति बन गया? एक बहुत बड़ा सवाल है भाई। वो गांव में पढ़ा लिखा, शहर में आया, उसको जॉब मिली, उन्हें बच्चों की पढ़ाई, आजकल तो बच्चों के एडमिशन नहीं, मैं मनोज भाई आप ही की इसी बात को आगे बढ़ाऊं। दलित समाज का आर्थिक उत्थान होने से उसकी सामाजिक इज्जत नहीं बढ़ी। बिल्कुल रहा। आप और मैं, वाल्मीकि का वाल्मीकि,
हाँ, चमार चमार रहेगा, ढेड़ चमार कहेगा उसको, ढेड़ बिल्कुल। वाल्मीकि कहेगा, ढेड़ भंगी कहेगा। आप मैं जिस अलवर में जिस कॉलोनी में रहता हूं, ये पूरी तरह से अलवर की सबसे बड़ी पोश कॉलोनी है। मेरे जी, पिताजी बैंक के अधिकारी थे, 6 बच्चे थे, हम 6 जी, भाई बहन हैं। पिताजी जी, का पिछले साल देहांत हो गया। जी, हमें मालूम है कि हमारी माँ कहती थी, अभी भी क्या कहती है, कि मैंने 8 साल 9-10 साल तक मकान के पल्ले, जो किवाड़ होते हैं, जी। पल्ले कपड़ों वो किवाड़ों को लगाकर सुइयों किवाड़ लगाने के पैसे नहीं थे। 6 हुँ, बच्चे, एक किसी अधिकारी के, एक बाबू के 6 बच्चे पढ़ रहे हैं हो, और जी। लॉन पर मकान बनाया हो। अब आप सोचें वो कैसे अपना जीवन चलाएगा। वर्मा पल्ले जी यही मतलब हाल पल्ले। यही यही हमारे घर का था। कहने को तो 200 गज की कोठी थी, लेकिन जब बड़े हाँ, भाई की शादी हुई, जब बड़े भाई की शादी तय हुई, लगभग 20 साल के बाद, मकान बनने के हाँ, 20 साल बाद, तब जाकर घर में रिश्तेदारों ने इधर उधर से कुछ जुगाड़ पानी करके तब जाकर दरवाजे पल्ले, वरना बोरियां टंगी रहती थी हमारे दरवाजों पर भी, हमने वो भी बिल्कुल देखे। है। हमारा मकान कोई 10 बार में बना है। बिल्कुल। आप लोग कहते थे कि यार एक बार में क्यों नहीं बने, एक बार में बनाने के लिए एक अच्छा मुश्त वर्मा पैसा जी, तो होना चाहिए। जी वर्मा तो जी, जो एक आप सवाल कह रहे उठता हैं है, कि जी, सवाल। एक सवाल बड़ा निकल कर आ रहा है। जी, अगर गांव में अपने वाल्मीकि समाज को देखते हैं, तो जो हमारा दलित समाज है, वाल्मीकि समाज है, बिल्कुल एक कोने में उनके घर होते हैं, जहां जी से है। पूरे गांव का गंदा पानी हाँ, हाँ। निकलता है, जोड़ में जाकर गिरता है, और उस जी, जोड़ के किनारे पलीन बस्तियां हैं, दलित बस्तियां हैं। बिल्कुल है। लेकिन लेकिन जब शहरों में सफाई कर्मियों की जरूरत आन पड़ी, तो तमाम सीमापुरी क्षेत्र, चाहे दिल्ली के हों, किसी भी प्रदेश के हों, किसी भी हाँ, हाँ। जिले के हों, उनके सीमापुरी क्षेत्रों में हमारे दलित समाज में, वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपना प्रवेश किया, और वो शहरों में आकर अपना सफाई कर्मचारी का काम उन्होंने शुरू कर दिया। जी, आजादी के 75 साल हो गए हैं, और लगातार हमारे वाल्मीकि समाज के लोग महानगरों के चारों तरफ हैं, और अब तो महानगरों के अंदर भी हैं, क्योंकि बाबा साहब के हम्म, आशीर्वाद से, आरक्षण से जो पढ़ लिख गए हैं, उनमें भी हाँ, दो ढाई हाँ। परसेंट 2-2.5% तो बता रहा हूँ, बहुत बड़ी, 2-2.5% भी बहुत बड़ी, ज्यादा मैंने बोल दिया है, फिर भी जी, बोल दे रहा हूँ, 2-2.5% वाल्मीकि समाज के लोग पढ़ लिख कर अच्छी, मतलब अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। जी, लेकिन जी, उसके बावजूद एक बड़ी संख्या ऐसी है वाल्मीकि समाज की, जो दिल्ली जैसे महानगरों में रहने के बावजूद भी अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और देखिए और येन केन प्रकरण, ये डायलॉग सामने आता है कि वाल्मीकियों का सारा जो आरक्षण है वो जाटव खा गए हैं, चमार खा गए हैं। नहीं, जब ये आप भी पढ़ेंगे नहीं, जब आप ये उस जो जब जब उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे पढ़ाई लिखाई करके, तो आप रिजर्वेशन लेने लायक बचेंगे कैसे? नहीं, जी, ये जो जहर, जो दिमाग में जो जहर भरा है, ये वो ब्राह्मणवादी लोगों ने इनके अंदर भरा है। मैं जब जी, विधानसभा चुनाव लड़ रहा था अलवर में, अलवर से जी, शहर जी, से, तो जी, मैं जी, जब उनके वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच में जब पहुंचता था, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, तो वो जी, कहते थे कि हमारा दुश्मन तो हमारे दलित ही भाई हैं, यानी कि आप ही की जाति के हैं। ये जी, उनके पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता था। सवाल ये है कि आपने कितनी अच्छी बात बोली। बाबा साहब ने कहा था कि जो गांव गटर है, गांव यानी कि गटर, गांव में आपकी बिल्कुल, इज्जत नहीं है, क्योंकि गांव में आपके पास खेत खलियान संपत्ति तो जी, है नहीं। जो गांव को बिल्कुल, कहता है ना, गांव का जहर है रहना, देसी ख्याल और देसी, ये भैया देसी ख्याल और देसी रोटी और देसी ये खेत खलियान उनके लिए है जिनके पास खेत खलियान है, जिनके पास जमीन है। ज़मीन हमारे है, पास तो आज भी गांव के अंदर छोटे छोटे घर हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल, तो बाबा साहब ने कहा कि गांव को छोड़ो, शहर में आओ, वहां आप चाहे 2 जून की रोटी बड़े संघर्ष से कमाओगे, लेकिन इज्जत से कमाओगे। जी, जी, शहर में जब आप समुदाय, ये दलित समुदाय खासतौर पे मेहतर समुदाय जब शहरों में आया, जी, तो इनके, मैं कल भी मैंने कहा था कि इनने अपनी नियति मान ली है। खासतौर पे वाल्मीकि समाज ने, हुँ, जो मेहतर बिल्कुल, समाज, नियति मान ली है कि सफाई करना ही हमारा काम है, जी, हम ही है, हम ही सफाई करेंगे, है ना। सवाल ये है ना। और जब ये विधि के विधान से इन्होंने मान लिया कि भाई हम ही सफाई करेंगे और ये हमारा ही काम है, तो आप जी, बताओ, आप अपने बच्चों को कलम कैसे हाथ में दोगे? जवाब, आप एक तरफ जो महर्षि वाल्मीकि को आप रामायण का रचयिता कहते हैं, उनके हाथ में कलम आदर्श थी, मानते तो हैं, आपके हाथ में आदर्श मानते झाड़ू हैं, कैसे आ गई? ये बड़ा आदर्श मानते सवाल है। हैं। इस जी, पर कई लोग हम पर टीका टिप्पणी करेंगे कि आप भगवान वाल्मीकि के खिलाफ हैं। तो ये भी जी, एक है कि किस तरह से वाल्मीकि
जो शब्द है इनको कैसे थोपा गया इनके, है ना। बिल्कुल। ये भी एक बड़ा आजादी से पहले तो वाल्मीकि शब्द कहीं दिखता ही नहीं है। नहीं था। 1920-25 के 75 आसपास में ये अभी हिंदू जी 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 जो हिंदू महासभा, ये हिंदू संगठन के तमाम जो लोग थे, उन्होंने वाल्मीकिकरण किया मेहतर कम्युनिटी का, भंगी कम्युनिटी का, जिससे कि समुदाय का हिंदूकरण हो जाए। और ये मैंने कहा ना कि ये समुदाय भोला है, सीधा है, लेकिन हाँ जुझारू है, लड़ने में, झगड़ने में, और अपने सम्मान की अगर उसको आ जाए कि उसको उसके लिए लड़ सकता है, भिड़ सकता है। यही फायदा जो संघी लोग थे, ब्राह्मणवादी थे, सवर्णवाद थे, वो सवर्णवादी, उन्होंने इसी का इनको फायदा उठाया। इनको पढ़ने लिखने के लिए कभी इनको ये नहीं कहा कि भाई जिस तरह से चमार समुदाय, चमार जो है जाति के लोग या उसके आसपास के जो चमड़ा पे काम कर रहे थे, उन लोगों ने अपने बच्चों को पेट काट कर पढ़ाया लिखाया, वो आज अगर अफसर अधिकारी बने हैं तो उन्होंने आपका आरक्षण कैसे ले लिया? जब मैंने आपसे क्या कहा, जब आपका हमारा कोई दलित का, कुछ सबसे निचले स्तर का आदमी 5वीं नहीं पढ़ा, और आप वैकेंसी निकाल रहे हो आप बैंक के अधिकारी की, तो आप बैंक के अधिकारी कैसे बनाओगे? उसके बनने के लिए बीए चाहिए ना कम से कम। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि जब आपने नियति मान ली अपने काम को कि हम तो यही काम करेंगे, 1000-2000 हमें मिल जाए, मेरी पत्नी झाड़ पहुंच करके जो रूखा सूखा झूठन लेकर आएगी वो खा लूंगा, वही मेरे बच्चे कर लेंगे, और ले दे के छोटे मोटे जो बर्तन जानवर है वो पाल लेंगे, उससे हमारी स्थिति चल जाएगी। और यही उनके साथ होता रहा है, और यही इनके मोहल्लों की स्थिति आज भी है। मैं तो खुल के कहता हूं कि भाई जिस तरह से चमारों ने अपने काम को, जबकि इनका बहुत बड़ा काम था चमड़े का, उस काम को उन्होंने छोड़ दिया, उस काम को छोड़ा, लेकिन उस काम को छोड़ने से उनने कुछ अकल तो आई जी, अकल आई, उन्होंने अपने बच्चों को एक सही रास्ते पे किया, वो पढ़ लिख कर आए। आज हम और आप आज बोल पा रहे, पढ़ पा रहे हैं, तो उसका वजह यह है कि आपके फोर फादर पढ़े लिखे थे, आपके पिताजी अधिकारी थे, मेरे पिताजी अधिकारी थे, पढ़े लिख गए, तो मैं आज ये बात बोल पा रहा हूं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं अलवर की सबसे पोश कॉलोनी में मेरा मकान है, आप हमारे अलवर आए हैं जी, चारों तरफ आप देखें कि उसमें गिनती के 4 या 5 मकान पूरी कॉलोनी के अंदर सारे जनरल कम्युनिटी के हैं जी, 4-5 मकान दलितों के हैं। वो भी आप समझे कि कितना, अरे वो भी सो नहीं करते कि हम दलित हैं। हाँ, वो लोग नहीं कहते, हम तो खैर खुले, अपन तो हम तो छाती ठोक के कहते हैं हम तो है। मेरा कहने का है कि अगर हमारे समाज में वाकई पैसा होता, आज कुछ होता, ताकत होती, तो आज यहाँ पर भी 50-100 घर जो जनरल कम्युनिटी के वो भी घर होते। तो क्यों हमारे आज मकान मोहल्लों के अंदर है जी? जी, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब ओबीसी में क्रीमी लेयर चालू है जी, और दलितों के ऊपर क्रीमी लेयर लगाने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है जी, और ऐसे में जो हमारे पढ़े लिखे अधिकारी हैं, उनमें से इक्का दुक्का अधिकारी है जो खुलकर अपनी बातों को रख पा रहा है। अगर पूरे देश की बात करें तो वो 1% भी नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद सांसद हमारे, विधायक हमारे, और लाखों की संख्या में हमारे SC ST के कर्मचारी, चाहे वो IAS हो, PCS हो, किसी भी पोस्ट पे हो, शांत बैठे। दिल्ली में अगर देखा जाए, जब मैं दिल्ली में जाता हूं तो इक्का दुक्का 2-3 प्रोफेसर के नाम निकल कर आते हैं। रितु सिंह है, प्रोफेसर रतन लाल है, मंडल साहब है, 3-4 नाम निकल कर आते हैं। बाकी सैकड़ों की संख्या में इतने प्रोफेसर है कि हमें नाम भी नहीं पता कि दलित समाज के प्रोफेसर भी दिल्ली विश्वविद्यालय में है। बिल्कुल है। इनकी जिम्मेदारी क्या बन जाती है? देखिए, बड़ी बात यह है कि जिससे के आदमी के अंदर स्वाभिमान होगा और जो चाहेगा कि समाज में उत्थान करे वही, और जिसके अंदर दर्द होगा, वंचनाएं होंगी, वही आदमी मुखर होकर आवाज उठाएगा। अब आप देखिए कि 136 सांसद हैं, 136 SC ST लगाकर संसद में 136। आप सब चंद्रशेखर आजाद की आपने आवाज क्यों सुनी? एक अकेला राजनीतिक पार्टी का मुखिया, एक वो संसद के बाहर तख्तियां लेकर आता है, वही शिक्षा पर बात कर रहा है, वही आरक्षण पे बात कर रहा है, वही नौकरी पे बात कर रहा है। वर्मा जी, हमारे एक दर्शक हैं बाबा CHN, वो भी कमेंट में लिखते हैं, मैं SC कैटेगरी से आता हूं, अगर दूसरे जाति के यहाँ जाके पानी पियो तो गिलास को धोना पड़ता है,
खाना खाओ तो प्लेट को उठाना पड़ता है। देखिए कितनी बड़ी बात वो आजादी के 75 वर्ष बाद कमेंट में लिख रहे हैं। हाँ, मतलब दूसरी जाति का धो रहा है या अपनी आपस में धो रहे हैं? जी नहीं, किसी दूसरे के जाते हैं तब बता रहे हैं। हाँ, ये तो भाई, ये तो एक्चुअली क्या, यही तो मनुवाद है, ये तो जातिवाद है। आप, ये मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरा एक मित्र है पत्रकार बाहर के, वो कह रहे हैं यार कि क्या अभी भी जाति होती है, अभी होता है। मैंने कहा भाई सिर्फ ऐसा कर, एक दिन के लिए दलित बन जा, एक दिन के लिए जवाब बन जा, सिर्फ एक दिन के लिए बन जा, और मकान का कमरा किराए पे लेने जा, पता लग जाएगा कि तुम किस जाति से हो, और बता दे अपना को कि मैं भंगी हूं, चमार हूं। आपकी सारी जो है ना पढ़ाई लिखाई पत्रकारिता, वो 2 मिनट में धूमिल हो जाएगी। ये देश एक्चुअली क्या सवाल ये है कि जाति ना तो अब जाएगी ना आगे जाएगी। कुछ जिस तरह से हम भौतिक तौर पर संपन्न हो रहे हैं, जाति और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। अभी 10 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई, एक महिला शिक्षिका की राजस्थान से। उसका आरोप है कि जिस बस में वो जाती थी, जातिवादियों की वजह से उस बस वाले ने उसको बिठाना ही बंद कर दिया है। कमरा किराए पर नहीं मिल रहा है। बताइए, सरकारी स्कूल की शिक्षिका है। नहीं तो मैं आप क्या कह रहा हूं, ये इतना बड़ा सत्य है। आप महिला शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं ऐसे कई अधिकारियों को जानता हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, आईएएस को भी जानता हूं जिन्होंने अपना जीवन डर कर, बचू कर नौकरी कर ली, हाथ जोड़कर जी। और ये सत्य है, इसमें ये कोई गुरेज नहीं है। या हम सोचे कि वो कैसे कर रहा था नौकरी, ये सत्य है क्योंकि सिस्टम उसके बावजूद भी उनकी सीआर खराब की गई है। हाँ, सिस्टम साथ नहीं देता। तो सवाल यह है कि जब ये वर्गीकरण की बात जो आ रही है, सबसे पहले जो बचा कुचा बैकलॉग है, आरक्षण है जमीन पर, उसको लागू करें। अब आप देखिए, सही कहा कि आपकी नौकरियां जब 2-2.5% बची हैं, उस पर आप ये पूरा जो आप ये तंत्र चला रहे हैं, आपका पूरा सिस्टम बाजारीकरण हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, हर जगह ये हो चुका है। तो अब आरक्षण का जो झुंझुना आप जो रो रहे हो हमारे सामने, उसका मतलब है कि आप आने वाले समय में हमारी स्थिति को और भी ज्यादा पीछे धकेलने के लिए आपने प्रयास की शुरुआत कर दी है। 2 अप्रैल का आपने आंदोलन आपने देखा, जिस तरह से आपने कवरेज किया, हमने किया, कि यह निर्णय आने वाले समय में इस पर भी होगा जी। संसद को इस पर निर्णय ले, संसद को इस पर सख्त कानून बनाना पड़ेगा, राष्ट्रपति को इस पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदलना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज 6-1 के तौर पर निर्णय दिया। अब आप देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि जो जस्टिस गवाई जो एससी समुदाय से आते हैं, उन्होंने इस निर्णय के पक्ष में निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि ये एफर्मेटिव, यानी कि बाबा साहब चाहते थे कि सकारात्मक सोच डेवलप हो और जो वंचित समुदाय है उनको भी आरक्षण मिले। अरे बाबा साहब ये थोड़ी चाहते थे कि आरक्षण को आप बिल्कुल ही खत्म कर दो। बाबा साहब चाहते थे कि आरक्षण लागू हो और जिससे उसे समाज में उसकी बराबरी हक मिले। बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने ये थोड़ी कहा था कि आप पूरी तरह से आरक्षण को खत्म करो। तो वर्मा जी, गवाई किस मलाई जी, वर्मा जी, इसका रास्ता तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान लिखते समय हम लोगों को दे गए थे। उन्होंने अपने कई वक्तव्यों में कहा है कि मैं चाहता हूं दलित समाज आपस में रोटी बेटी का संबंध स्थापित करे, जिससे कि जो जातियों की खाई है, जो गहरी हो रही है, उनको पाटा जा सके। लेकिन कहा 75 साल बाद भी कहने को हम अंबेडकरवादी हैं। स्वर्णों में अपने बच्चों की शादी करने में बड़ी खुशी होती है, लेकिन अंतर जातीय एससी कैटेगरी के अंदर अंतर जातीय विवाह कितने हो रहे हैं? नहीं, वो अंतर जातीय विवाह करी बात तो सही कह रहे हैं। अंतर जातीय विवाह जो है, बाबा साहब ने कहा था कि अगर जातियों का उन्मूलन करना है, जाति खत्म करनी है, तो आपको जातियों अंतर जातीय विवाह करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो अंतर जातीय विवाह से पहले जो जाति में जो आपके जो दलित समुदाय है उसमें शादी कर लो ना पहले। अगर आप जाटा समुदाय के, तो आप किसी वाल्मीकि समुदाय के अच्छे परिवार को देखकर शादी कर लो। आप किसी रैगर समुदाय के, आप किसी खटीक समुदाय के, आप किसी कोली समुदाय के, आप उसी में से कर लो ना। अपने गोत्र में शादी क्यों करते हो?
हाँ, अब आप अपने बेटे को चाहते शादी हो, की मैं बात आपको बता रहा हूं, अब आप चाहते हो कि सर ठाकुर साहब की छोरी से मैं रिश्ता करूं तो मेरी नाक ऊंची हो जाएगी, ब्राह्मण होता समुदाय नहीं से है, मैं शादी करूंगा तो मेरी नाक ऊंची हो जाएगी। होता वहां नहीं पर है, पिटोगे मरोगे तो क्या होगा कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब आप अत्याचार किसी हो रहा वाल्मीकि है। समुदाय की छोरी से शादी करने के लिए हमारा कोई लड़का कहेगा कि मुझे फला मैतर समुदाय की लड़की पसंद है, तो हमारे हम्म, हमारे चाचा फूफा मामा माँ बहन कहेंगे, छोरा तेरे को अकल नहीं आ रही है, तो किससे शादी कर कोई कोई रहा ना मिली, है? वो कोई तो कोई हमसे ना मिली, नीचे है, वो तो हमसे नीचे है। ये मानसिकता हमारे समाज में भी है, वो बिल्कुल हमसे है, नीचे मैं है सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ है आपसे ना? वर्मा जी, इस तो मामले में मैं सहमत हूँ। ये चीजें हमें बदलनी पड़ेंगी, जहां आपको अपने आप को, ये एक्चुअली बात यह है कि हमारा जो अम्बेडकरवादी जो बड़े बड़े संगठन है, उसमें बुनियादी जी, तौर पर बात नहीं होती उसमें और जी, दूसरी जी, बात क्या है कि जो अम्बेडकरवाद को खड़ा करने का जो पूरा जो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर जाति ने ले रखा है। जी, बिल्कुल, संघर्ष सभी करे तरीके तो से, चमक, बिल्कुल, हाँ, ठेका कहें सभी या तरीके से। जिम्मेदारी कहें, आप मंडल कमीशन, संघर्ष करें तो जब मंडल कमीशन की लड़ाई 68-70 के दशक में चल रही थी, हर चीज, तो प्रतिभा की चमारों ने लड़ाई साथ लड़े दिया था, तो सबसे चमार, पहले वही आरक्षण की जी, लड़ाई तो चमार, और आप रोस्टर की कॉलेज विश्वविद्यालय के रोस्टर की लड़ाई लड़े तो चमार, अब आरक्षण की लड़ाई जी, लड़े तो चमार। अब आदिवासियों से पूछो कि अब आप कितने खुलकर साथ आएंगे, SC ST कोई एक्ट नहीं के आता। लिए लड़ाई लड़े तो सारे चमार। अब आप देखिए कि 2 अप्रैल शेड्यूल को आंदोलन में जो 12-13 बच्चे मरे ऑन रिकॉर्ड, जी, 12-13 ऑन रिकॉर्ड 80 मरे, समाज, सारे कौन मरे? सारे चमार बिल्कुल, मरे। वो जी, पता नहीं उसके एक अलावा कितने तो मरे एक जिनको वाल्मीकि पता ही नहीं है। एक तो एक आप ये बच्चा पूछिए वाल्मीकि कि समाज जो से, जो एक बच्चा गैर वाल्मीकि चमार समाज जो से। जाति है, जो हुँ, लाभ तो लेना चाहती है, लेकिन वो जी, अगर सामने नहीं आएगी तो भाई साहब, बिल्कुल, जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। बिल्कुल अगर ठीक बात इसमें है। कोई मेरे से कहे, कोली समुदाय का हमसे को नाराज होता है, खड्डिक समुदाय का हमसे नाराज होता है, मेहतर समुदाय का नाराज होता है, तो मैं कहता हूं 1 मिनट के लिए आप नाराज हो जाएं, लेकिन हुँ, सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ मुँह सकते। नहीं मोड़ना, मुँह आपको नहीं मोड़ना, संघर्ष करना है तो हमारे साथ आना पड़ेगा। क्या आप संघर्ष करें तो हम आपके साथ आएंगे। मैंने बिल्कुल, कल एक वो वीडियो बनाया जो सफाई कर्मचारियों के लिए, कि ये वाल्मीकि समुदाय जब ये संघर्ष कर रहा है, तो उसमें जो चमार समुदाय, कठिक समुदाय, धोबी समुदाय, रैगर समुदाय, कोली समुदाय, बैरवा, मेघवाल, तमाम जो समुदाय के जो संगठन है, उनको हुँ, वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों के संगठनों के साथ में आना चाहिए। हुँ, ये आना चाहिए। आज उनको आपकी जरूरत है, बिल्कुल। जब आपको उनकी जरूरत होगी तो वो तब आपके पास वो आते हैं। ये बात है जी। वर्मा जी, चर्चाएँ बहुत हुई हैं, अब मुझे लगता है कि चर्चा समाप्ति की तरफ है, तो मैं जी अपने दर्शकों से और साथ ही साथ आपके दर्शकों से भी अपील कर देता हूँ, 9 अगस्त 7 दिन बचे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पुनः स्थापित करने हेतु दिल्ली जंतर मंतर पर एक बड़े प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है। तो जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, वहाँ तक सभी साथी ज़रूर पहुँचे 9 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे। जी वर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं मनोज भाई आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप जानते हैं कि मैं तकरीबन 3-4 महीने से मैं अस्वस्थ हूं, लेकिन बिल्कुल, आप आपके कहने पर मैं लाइव आया हूं। मेरा आपसे जी, निवेदन है कि आप अपने जितने भी आपके दर्शक हैं उनसे एक निवेदन ये भी करें कि जी, डेमोक्रेटिक भारत को आप सब्सक्राइब करें, उसको भी आप बिल्कुल, पसंद करें। कोशिश करें कि अगर हमको अच्छा लगता है, हम अच्छे वीडियो बनाते हैं, तो उसको भी आप लाइक सब्सक्राइब, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको भी वो भी आप ही का प्लेटफॉर्म है, और हम भारत मेहनत के करेंगे मध्य तो आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार अगर आप बोल दे तो और भी अच्छा रहेगा। नहीं, नहीं, मैं तो खुद बोलने वाला था अभी, उससे पहले आपने रोक दिया। जी 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 मैं जी अपनी हर जी। वीडियो में जब इस तरह की वीडियो किसी पत्रकार के साथ बनाता हूँ, तो मैं खुद बोल देता हूँ। तो साथ बहुत में बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बड़ा दिल हमको करना पड़ेगा। जी जी, जी। डिस्क्रिप्शन में वर्मा जी का जो बहुजन समाज का जो चैनल है, खासकर राजस्थान से वो आते हैं, और राजस्थान इस समय देश के अंदर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद तीसरा वो बड़ा शहर है, जहाँ पर जातिवाद की खबरें सबसे ज़्यादा निकल कर आ रही हैं। तो ऐसे में महेश वर्मा जी डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से बहुजनों की आवाज़ राजस्थान से आप तक पहुँचा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का। मेरी अपने सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि आप आर्थिक सहयोग करें ना करें, लेकिन चैनल को देखकर व्यूवरशिप बढ़ाने का काम जरूर करें, जिससे कि यूट्यूब हमको प्रमोट करे।
और YouTube के माध्यम से हम लोग, क्योंकि 24/7 हमारे चैनल के साथ जुड़ा है, सातों दिन 24 घंटे हम लोग आपकी सेवा में समर्पित हैं और कोई हमारा कमाई का दूसरा जरिया नहीं है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। पे बैक टू सोसाइटी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इस लायक है वो वर्मा जी के चैनल पर पेटीएम फोन पे नंबर होगा तो उनको करें, मेरे को करना चाहते हैं मेरे को भी करें, और नहीं भी करना चाहते हैं फोन पे पेटीएम या आर्थिक सहयोग, तो कम से कम वीडियो देखकर हमारा हौसला अफजाई करें। क्योंकि 8 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद जब मैं खबर लगाता हूं तो देखता हूं कि 2000, 3000, 4000, 5000 आदमियों ने खबरें देखी हैं। देश का सबसे चैनल है नेशनल दस्तक, जो मेरे ही साथ में बने थे, आज उनके लगभग 1 करोड़ के करीब दर्शक हैं। लेकिन जब मैं उनके चैनल पर देख रहा हूं आजकल, हो सकता है कि शैडो बैन जैसी स्थिति कुछ यूट्यूब ने रिपोर्ट्स लोग करते हो, क्योंकि ये तो तय है कि हमारे चैनलों के ऊपर दूसरे लोग भी पूरा ध्यान रखते हैं और हमारी हर वीडियो पर रिपोर्ट कर देते हैं। रिपोर्ट का मतलब होता है कि वीडियो में एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें रिपोर्ट करके ये लिख दिया जाता है कि ये हेट स्पीच दे रहा है, ये चैनल हमको पसंद नहीं है, ये चैनल फालतू चीजें दिखा रहा है, इस तरह की रिपोर्टिंग वो कर देते हैं जाके। तो फिर यूट्यूब हमारे चैनलों को भी शैडो बैन जैसी स्थिति आ जाती है कि उसकी रीच कम कर देता है। जी मेरा जी दर्शकों से अपील है कि जितने भी बहुजन समाज के टीवी चैनल यूट्यूब पर आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि सैटेलाइट तक पहुंचने में शायद हमारी 2-3 पीढ़ियां निकल जाएंगी, दिल्ली जैसे महानगर में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए रिपोर्टिंग की है कि जो देश के बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल हैं वो भी अपने आप को यूट्यूब पर ले आए हैं। मतलब उन लोगों को हमसे इतना डर लगने लगा कि वो भी यूट्यूब पर आ गए हैं और अपने एक नहीं 10-10, 15-15 चैनल, क्योंकि उनके पास व्यवस्थाएं हैं, उनके पास फंडिंग है, क्योंकि सैटेलाइट चैनल से जो फंडिंग आती है उसको कहीं ना कहीं तो उनको करिए बहुत सारी बातें हो जाएंगी। मतलब वो सक्षम है अपने आप, हम बिल्कुल सक्षम नहीं है। एक मोबाइल उठाया और निकल पड़े घर से बाहर आप लोगों की आवाज बनकर। तो ऐसे में आपका दायित्व बन जाता है। बिल्कुल। प्रशांत जोड़ा पे जी जय भीम, और ब्लू कलर के बहुत दिल से भेज रहे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, आपको कमेंट्स जी लगातार लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो मनोज भाई, मैं सभी मैं भी आप ही के दर्शकों से एक निवेदन ये भी करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं आपके प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हूं, कि मित्रों, डेमोक्रेटिक भारत पर भी आप थोड़ा समय निकालें, देखें, क्योंकि बिल्कुल आप जितने दर्शक जुड़ेंगे उतनी ताकत बढ़ेगी और उतने अच्छे कंटेंट हम लेकर आएंगे। और हम चाहते हैं कि आपकी अस्मिता और सम्मान के लिए भी हम अच्छी बेहतर पत्रकारिता करते रहें। जी मनोज भाई। बस आखिरी बार एक और निवेदन कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे जंतर मंतर, सभी से हाँ, अपील है, और खासकर बहुजन यूट्यूबर्स जो इस समय वीडियो हमारी देख रहे हैं उनसे भी अपील है कि अपने अपने मंचों पर कम से कम 1-1, 2-2 वीडियो बनाकर 9 तारीख वाले मामले पर जरूर डालें। और देखते हैं जो वर्तमान में जो मुद्दा है जिसको लेकर आज हमारी चर्चा हुई है, इसको लेकर जैसे प्रोफेसर रतन लाल ने आवाज उठाई है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो सामाजिक चिंतन में हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो आवाज उठाएंगे। अगर उस मामले को लेकर भी कोई कॉल उठती है तो 2 अप्रैल की तरह एकजुट होकर इस फैसले के खिलाफ हम मजबूती से आंदोलन करेंगे। इस पर भी ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आप बहुत लोगों का। शुक्रिया, धन्यवाद। सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी जुड़े हैं, लगभग 50 मिनट हमारी लाइव को होने वाले हैं। मुझे लगता है कि पहली बार है कि इतने लंबा लाइव शायद मैंने अपने जीवन में समतावाद के ऊपर किया है। लेकिन सभी का धन्यवाद, सभी लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपके तमाम दर्शकों को। और अच्छा लगा, बहुत लगातार लोग जुड़ रहे हैं और अपनी बात को लिख रहे हैं। जी बाकी आपने, मनोज भाई, आपने ताकत कमाई है अपनी ये। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम, जय भीम। जय भीम।